नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल के कोहराम के बाद आज भारतीय बाजारों में एक पुल बैक का, इनफैक्ट ज्यादातर एशियाई बाजारों में एक रिकवरी आती हुई जरूर दिखाई दी थी। बीच में कुछ देर पहले ऊपरी लेवल से हम फिसले, लेकिन इस समय 197 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 24,253 के लेवल्स हैं। निफ्टी बैंक ज्यादा शांत है, 16 पॉइंट का ही इजाफा यहाँ पर, और दूसरी तरफ मिड कैप्स में पुल बैक ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आती हुई, और सुबह से हम आपको मेंशन कर ही रहे थे कि देखिए रियल एस्टेट कंपनियों पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो एलटीसीजी वाला मामला था उस पर पुनर्विचार तो नहीं, लेकिन उसका जो आप कह सकते हैं उसकी वेशभूषा थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई देगी। एलटीसीजी टैक्स लागू करने की तारीख में बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा था, और हमारे सूत्र बता रहे हैं ये संभव है। 23 जुलाई से एलटीसीजी लागू करने का ऐलान संभव दिख रहा है। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर दरअसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, आज सुबह सुबह आपने एक अपडेट दिया कि देखिए यहाँ पर वो ग्रैंडफादरिंग की और डिटेल्स सामने निकल कर आएंगे। बजट में कहा गया था कि 2001 से पहले की प्रॉपर्टी पर आपको के बाद वाली खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर आपको एलटीसीजी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन देना पड़ेगा। अब आप क्या पकड़ रहे हैं? देखिए, सुबह हमने बताया था अपने दर्शकों को कि 4 अलग अलग विकल्प हैं, जिनमें से किसी एक का ऐलान फाइनेंस बिल के संशोधन के तौर पर वित्त मंत्री कर सकती हैं, और यह भी बताया था कि ये ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिस पे आखिर वक्त तक फैसला लिया जाता है। क्योंकि अब चंद घंटे बचे हुए हैं, 2 बजे के आसपास वित्त मंत्री फाइनेंस बिल पेश करेंगी, तो अब जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि 4 नहीं, बस 2 विकल्प हैं, जिसमें से किसी एक का या फिर दोनों का ऐलान आप फाइनेंस बिल में संशोधन के तौर पर देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि सरकार ने बगैर इंडेक्सेशन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% लागू करने का जो फैसला लिया था, वो फैसले में ये था कि 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होगा, 2001 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी पर लागू होगा। तो इस 2001 की तारीख को सरकार बदल सकती है, और यह कह सकती है कि जिस दिन बजट पेश हुआ है, यानी 23 जुलाई से जो खरीदी गई प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसी पे ये नई व्यवस्था लागू होगी। यानी नई प्रॉपर्टी जो खरीदेंगे 23 जुलाई से, उस पर ही आपको बगैर इंडेक्सेशन का 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। यानी ग्रैंडफादरिंग किया जा सकता है पूरे प्रावधान का। तो ये एक विकल्प है जिस पर काफी हद तक सहमति बनी थी वित्त मंत्रालय के भीतर, वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच चर्चा के दौरान, और हो सकता है कि इसका ऐलान आपको आता हुआ दिखे। यानी आपके पास पहले की प्रॉपर्टी है तो पहले की तरह आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 23 जुलाई या उसके बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तब आपको 12.5% एलटीसीजी देना पड़ेगा, उस पर इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार जिस तरीके से इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों को बनाकर रखी हुई है फिलहाल, कुछ ऐसे ही व्यवस्था यहां भी कर दे कि दोनों व्यवस्थाएं यहां पे जारी रहेंगी। उनमें से 2 व्यवस्थाओं में से आपको जो चुनना है, आप उस व्यवस्था को चुन लीजिए। आप चाहिए तो बगैर इंडेक्सेशन का एलटीसीजी चुनिए 20% का, या फिर बगैर इंडेक्सेशन का 12.5% का एलटीसीजी चुनिए, या फिर इंडेक्सेशन के साथ 20% का एलटीसीजी चुनिए। ये आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं फिर वही 23 जुलाई से पहली वाली प्रॉपर्टी पर लागू होंगी। तो दोनों विकल्प हैं, हो सकता है कि दोनों का ऐलान होता हुआ आप इस बजट में देखें, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि एलटीसीजी इंडेक्सेशन वाले मुद्दे पर सरकार एक बड़ी राहत देने की तैयारी में। हाँ, टैक्स की दरों में कोई बदलाव होगा, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। तो टैक्स की दरों में कोई बदलाव होने की संभावना कम, लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर फिर यहाँ पर वो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन लागू होगा, उससे पहली खरीदी हुई नहीं। ये विकल्प नंबर 1 है। विकल्प नंबर 2, जैसे लक्ष्मण कह रहे थे, आपको जैसे ओल्ड रिजीम टैक्स और न्यू रिजीम का ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स के लिए, इसमें भी वैसा ही दिया जाएगा। या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन एलटीसीजी भरिए, या फिर आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भरिए। लक्ष्मण, बड़ी डेवलपमेंट, इस पर हम आगे आपसे लगातार दिन भर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि एक अहम मुद्दा है और एक बड़ी रिलीफ रैली इनफैक्ट इस खबर के आने से साथ ही सभी रियल एस्टेट कंपनियों में बनती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर जो लक्ष्मण रॉय आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बड़ा बदलाव यहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है, वो इंडेक्सेशन वाले मामले में। प्रॉपर्टी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं आपके हमारे जानकारों के ट्रेड्स भी स्क्रीन पर रखिएगा, सबके रिटर्न्स, और फिर बात करेंगे कि आज वो कौन से नए सौदों पर फोकस करने वाले हैं। तो कल मार्केट का हाल इतना बुरा था
इसमें आप देखिए 2% का ही नुकसान हमारे दो जानकारों का हुआ और प्रशांत सावंत -1.6% पर रहे। तो नॉट अ बैड परफॉर्मेंस एट ऑल कंसिडरिंग काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था। टॉप कॉल्स फटाफट से आपके पास आ जाएंगे स्क्रीन पर और फिर हम बात करेंगे कि आज किन नए सौदों पर फोकस किया जाए। तो टॉप कॉल्स आप देख रहे हैं, एक तो बिरला सॉफ्ट 5% के रिटर्न्स कमा कर गया प्रशांत के लिए, और सेरा सैनिटरी करीब 6% तक के रिटर्न्स कमा कर गया प्रदीप के लिए। प्रदीप का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा और देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कल से आज में क्या कुछ ट्रेड्स कैरी किए हैं। एक तो डॉक्टर लाल पैथलैब ओपन है, गोदरेज कंज्यूमर ओपन है। प्रदीप, आज का नया ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग। कल मैंने HUL निकाला था सेरा को ऐड करने के लिए। अब सेरा में क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो मैं HUL को वापस ऐड करना चाहूंगा। स्टॉक पे मेरा कन्विक्शन काफी स्ट्रांग है और मेरे हिसाब से निफ्टी FMCG इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर सकता है इस वॉलेटिलिटी में। 2760 के करंट रेट पे HUL को फिर से जोड़ेंगे। 2700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2850 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है HUL को 2850 के लिए एक मौका, और आज भी FMCG कंपनियों में अच्छी तेजी है। 2850 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बना हुआ है। प्रदीप का ये कॉल है। कपिल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो एक कंसाई नेरोलैक इन्होंने होल्ड किया है। DLF कल सेल साइड का ट्रेड एग्जिट किया, संवर्धना सेल साइड का ट्रेड एग्जिट किया। लकीली एग्जिट कर लिया, क्योंकि अगर आप वो सेल साइड का ट्रेड आज होल्ड करते तो घूम जाता पूरी तरह से। कपिल, बताइए आज का नया सौदा क्या रहेगा? जी मैं कंसर्न नेरोलैक से तो होल्ड करना चाहूंगा, कंटिन्यू करूंगा उससे। और दूसरा जो नया ट्रेड है वो मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। IT स्टॉक्स में खास करके मिड टायर और स्मॉल टायर स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने मिल रही है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पे 653 के लेवल के अराउंड चल रहा है, तो वहां पे बाय का व्यू बनता है। 638 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 720 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, 720 का टारगेट और स्टॉप लॉस 638 के आसपास रहेगा। यह आपके लिए कपिल की तरफ से बाय साइड का ट्रेड है। अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो प्रशांत ने भी कुछ एक इंटरेस्टिंग ट्रेड होल्ड किया हुआ है, वो है बिरला सॉफ्ट। कल मैक्सिमम गेन्स इसमें बने। PI इंडस्ट्रीज के साथ भी ये बने हुए हैं। प्रशांत, बाटा आपने आज एग्जिट किया है सुबह में। बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। यहाँ पे मुझे IGL काफी अच्छा लग रहा है, करीबन 547 पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट। यहाँ पे स्टॉप लॉस में रखूंगा 525, 525। मेरा यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 615, 615 का। 615 के लिए IGL में एक मौका तेजी का, एंड बिरला सॉफ्ट एंड PI इंडस्ट्रीज ये ट्रेड्स वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे जानकारों की तरफ से अब तक का अपडेट। आगे कोई बदलाव होगा तो उसको भी रिविजिट करेंगे। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते आपके सामने तस्वीर मार्केट की फिर से रख देते हैं। 180 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक भी 20 पॉइंट ऊपर है। जब लौटेंगे फोकस रहेगा। आज दरअसल एक इशू खुला है फर्स्ट क्राई का, ब्रेन बीज लिमिटेड, लेकिन वो ब्रांड से हम सब चर्चित हैं फर्स्ट क्राई। तो मैनेजमेंट सुपर महेश्वरी हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन छोटे ब्रेक के बाद। बाजार में कल के प्रेशर के बाद आज कुछ एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। इस बीच आज 2 IPOs खुले हैं। एक यूनिकॉमर्स जो कुणाल बहल की कंपनी है, लेकिन दूसरी है फर्स्ट क्राई जिसकी पेरेंट कंपनी ब्रेन बीज सॉल्यूशंस दरअसल मार्केट में उतर कर आई है। फर्स्ट क्राई से हम ज़्यादा वाकिफ हैं तो इस कंपनी को हम फर्स्ट क्राई ही बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 10 साल पहले दरअसल 2010 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी ना, 10 साल पहले, तो 13-14 साल हो गए हैं। 440 से 465 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। IPO के जरिए 4200 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। फ्रेश इशू इसमें से करीब 1666 करोड़ का रहेगा और बाकी जो है वो पुराने निवेशक एग्जिट ले रहे हैं। इस कंपनी में कई सारे भारतीय निवेशकों ने, कई फैमिली ऑफिसेज ने पैसा लगाया, कई विदेशी निवेशकों ने भी पैसा लगाया। एंकर बुक को एक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है। लगभग 1860-70 करोड़ इन्होंने एंकर निवेशकों से कल शाम को उठाए और बड़े से बड़े दरअसल निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है।
अडिया का नाम आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का नाम है, नोमरा, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स ऑफ कोर्स, और भारत की तमाम बड़े म्यूचुअल फंड्स भी हिस्सा ले रहे हैं। तो कंपनी के आगे के डिटेल्स के लिए मेरे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ रादर फाउंडर सुपम महेश्वरी जुड़ गए हैं। सुपम, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस कंपनी को हमने ग्रो होता देखा है। आप एक ऐसे समय पर आए थे जब अमेजॉन शायद भारत में उतरा भी नहीं था। उन्होंने 2013 में शुरुआत की, उससे पहले आप लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। ये बताइए, फर्स्ट क्राई जब ये इशू लेकर आ रहा है तो इसका क्या प्रमुख मकसद यही है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए ग्रोथ कैपिटल आ रहे हैं, और बाय द वे निवेशक जो एग्जिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं? So first of all, thanks Harshada for having me here. अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे हमारी इंडस्ट्री के, तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये $34 बिलियन की इंडस्ट्री ऑलरेडी है, इंडिया चाइल्ड केयर। ये $66 बिलियन की इंडस्ट्री बाय FY 29 बन जाएगी। उसमें से केवल 16% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। सो 84 तो अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन रही है काफ़ी रफ्तार से। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग एट 20% केगर। नाउ इस बैकड्रॉप के साथ हम लोग ऑलरेडी लास्ट 13 से 14 साल में वी हैव बिकम द लार्जेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर मदर्स, बेबीज एंड किड्स। हमारा ऑनलाइन इंडिया के अंदर जो ऐप एंड उनके साथ जो हम इलेक्ट्रॉनिकली जो हम ई कॉमर्स करते हैं वो 75% हमारा GMV है। 25% के आसपास हमारा GMV ऑफलाइन से आता है, जहां हमारे पास 1063 स्टोर्स हैं। सो इतना बड़ा हमने जो एक ट्रस्ट बनाया है मदर्स के साथ थ्रू आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो जो आपका क्वेश्चन था कि जो हम 1666 करोड़ रुपए जो रेज कर रहे हैं पब्लिक इशू में, ये इस ग्रोथ के लिए ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन न्यू कस्टमर एडिशंस, इन्वेस्टमेंट इन स्टोर्स, इन्वेस्टमेंट इन सम वेयर हाउसेज, मार्केटिंग, all of this will continue to happen to be able to in over a period of time grow our company and increase our market share where we stand. We are a very small company, although we may look like the largest in the mothers. We are the largest multi-channel retailing platform, shopping destination for mother, baby and kids. Not only in India, by the way. हम UAE में 2019 अक्टूबर में गए और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अगस्त 22 में। वहाँ पर भी हम नंबर 1 स्पेशलिस्ट ऑनलाइन कॉमर्स प्लेयर बन गए हैं इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इससे मतलब यही पता लगता है कि हमने जितनी स्ट्रेंथ्स बनाई है हमारी 13 से 14 सालों में, इतने सालों के अंदर, वो हम सारी स्ट्रेंथ के साथ अपनी प्लेबुक लेके बहुत UAE एंड सऊदी अरेबिया में गए, वहाँ भी नंबर 1 बने। तो हमें बहुत प्यार मिला है। बहुत सारे हमारे जो young mothers and young fathers, we have tried and our best to make sure we give the best product, quality product solutions to young parents to solve for building joy in their parenting journey, because it can be a little strenuous when you have a young child. So that is what we have been trying and striving hard, and so far we have delivered well. And hopefully in our years to come we will take the use of proceeds that we have shared in our RHP to the next growth phase of our company. Okay. तो इस next growth phase में मुझे बताइए सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको क्या लग रहा है? वो भारतीय कारोबार से आएगी जो I think which is the profitable business इस समय, या फिर वो ज़्यादा ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं जो आपके दूसरे ऑपरेशंस है? बिकॉज आपका कारोबार 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सा सेगमेंट आपको देने वाला है अगले 10 सालों में? So अगर आप 4 से 5 साल की जर्नी देखेंगे, हमारे ओवरऑल ग्रोथ सेगमेंट 4, जैसे आपने कहा 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, इन 4 बिजनेस सेगमेंट के अंदर हमारा ओवरऑल मार्केट जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो है $120 बिलियन बाय FY 29। दिस इटसेल्फ इज वेरी मैसिव। इंडिया चाइल्ड केयर सबसे बड़ा है, उसमें $66 बिलियन, UAE KSA अराउंड $12 बिलियन है, प्री स्कूल अराउंड $8 बिलियन है, एंड D2C ब्रांड्स इज अराउंड क्लोज टू $34 बिलियन। सारे की सारे अभी हम बहुत बड़ा मार्केट है और हम बहुत छोटे हैं। We may be the largest, but we will benefit because of being the largest organized parenting platform in the country and the largest shopping destination. हमारे चारों सेगमेंट के अंदर हमें एक जो हिस्टोरिकली भी हुआ है, चारों सेगमेंट के अंदर हमें एक बहुत ही डिसेंट ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी टेलविंड मिलेगी। बिकॉज आज से आने वाले 5 सालों में टुडे इटसेल्फ वी हैव मेनी यंग
parents who are more digitally savvy. जी हाँ. So there will be a lot of tailwind in our e-commerce business in India itself. We are putting 350 new stores from the use of proceeds. That will also give us additional runway in terms of the growth. And international business and global business are fairly younger for us, so they will obviously had a lower base, so will grow. So I think in all our business segments we are very fortunate. One, we are sitting out of a TAM of $120 billion. So इससे ही से tailwind मिलेगी और हमारी strengths बहुत हमने over a period of time इतनी strong बनाई है कि जिससे हमें continue to benefit from being the largest organized player, we run the largest community also in the country in terms of parenting channel. monetize करते हैं community को? See, हमारा objective ज़्यादा monetize करने से ज़्यादा relationship बनाना है young mother के साथ. So mother, when she conceives a baby, पूरी pregnancy period में, post pregnancy period में, up to a certain age of the child, she is most inquisitive. बहुत anxious होती है उस वक्त mother, because इतना सारा physiological change हो रहा है body में. And nuclear family के अंदर you want only data and information to validate, not anywhere any other way. So हम gynecologists, pediatricians की help से, other fellow moms who have gone through that journey, उनकी सहायता से सारा की सारा information Q&A के basis पे, like a Quora platform, वो हमारे ऐप के अंदर देते हैं. और फिर वो ऑफ कोर्स ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो शॉपिंग जो ऐप है उसी के अंदर ये पेरेंटिंग ऐप है. Correct. तो वो शॉपिंग फिर इट बिकम्स पार्ट, बिकॉज आपने एक इमोशनल कॉर्ड बना लिया है, जी हाँ. कनेक्ट बना लिया है, तो उसके बाद वो शॉपिंग तो वो करने वाली ही है. मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए आप सोसाइटी के उस हिस्से मदर्स को और इन्फेंट्स को, बेबीज को के साथ कनेक्ट बना लिया है. रिटेल निवेशकों के साथ अब आपको कनेक्ट बनाना है और हर रिटेल निवेशक फिर पूछेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता आप कितनी जल्द तय करेंगे, क्योंकि ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस थोड़े से लॉसेस दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपका इंडिया बिजनेस मुनाफा कमा रहा है, तो ये कितना बाकी बिजनेसेस को भी अपने साथ लेकर चलेगा? Sure. So अगर आप हमारा इंडिया बिजनेस देखेंगे तो FY22 में वैसे तो ओवरऑल कंपनी का टर्नओवर 6,480 करोड़ रुपए FY24 में हुआ है. अगर आप केवल इंडिया बिजनेस देखेंगे, इंडिया मल्टी चैनल, उसमें हमने 5.9% हमने FY22 में एडजस्टेड एबिटा किया था, एडजस्टेड फॉर ESOP. And today in FY24 it has delivered 8.8% adjusted EBITDA. So this business has been running profitably from an operating profits. If you look at our global bees business, that has also turned around. It's a 3-year-old business, has also turned around positive. International business is relatively new. Saudi Arabia हमने 2 साल पहले ही चालू किया है. And preschool business is obviously very profitable for us. If you look at our console business, which is 6,480 crores, FY23 में 1.5% adjusted EBITDA था. इस साल हमने 4.2% एडजस्टेड एबिटा किया है. सो आने वाले टाइम में, एज आई सेड, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एज वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पास्ट बिकॉज ऑफ द लार्जर टैम एंड आवर स्ट्रेंथ्स आर सच दैट वी विल कंटिन्यू टू ग्रो. तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ही मिलेगा. और since we are over a period of time with the curation of the help of brands and all the economies of scale that we have and with our home brand power and portfolio, we'll continue to improve the gross margin. So हमें gross margin expansion मिलता रहेगा, हमें operating leverage मिलेगा. So over a period of time we will definitely have, and marketing cost if अगर हमारा data देखेंगे RHP में 11% से 7% पे आ गया है, 7.5% पे in from FY22 to FY24. So we'll get the benefit on marketing cost. So overall हमारा adjusted EBITDA continue to improve होता रहेगा. Okay. So at some point in time we will be showing PBT and PAT hopefully very soon. So जिस तरह से हमने relationship mothers के साथ बनाई है, trust उनका जीता है, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है, कहीं डाउट ही नहीं है मुझे और मेरी मैनेजमेंट टीम को कि we will earn the trust and love of retail public market investors as well. Good luck to you, Supam, and congratulations on the IPO. और डेब्यू के दिन एक बार फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी. And good luck to you. All right, thank you very much. Thank you very much. तो फर्स्ट क्राई डिटेल्स आपने देख लिए हैं. आप 8 तारीख तक दरअसल इस IPO में पैसा लगा सकते हैं. चले लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं. इन्फोसिस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर. सरकार ने कह दिया है कि टैक्स डिमांड छूट पर कोई विचार नहीं है. ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ. ये GST वाला मामला है. रॉयटर्स कह रहा है कि कंपनी ने सारे नियमों का पालन किया है जब वो उन्होंने टैक्स दिया है. स्टॉक आपके सामने 18 रुपए ऊपर. लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं.
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका एक जायजा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक रैप स्क्रीन पर पेश होगा। एक एक ट्रेड ही आया है, ज्यादातर ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए कल से आज तक। प्रशांत ने पीआई इंडस्ट्रीज 4600 के लिए होल्ड किया हुआ है। बिरला सॉफ्ट 675 के लिए होल्ड किया है। स्टॉप लॉसेस आप नोट कर सकते हैं। नया ट्रेड है आईजीएल 615 का टारगेट और 525 का यहाँ पर स्टॉप लॉस इन्होंने किया है मेंशन। रिटर्न्स के लिहाज से आज बिरला सॉफ्ट 4% जोड़कर दे रहा है और पीआई 1.25% की कमाई कर रहा है। आईजीएल थोड़ा सा ठंडा है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देंगे कंसाई नेरोलैक, ये कपिल शाह ने इनफैक्ट कैरी किया 330 का टारगेट, 295 स्टॉप लॉस है। सोनाटा सॉफ्टवेयर नया जोड़ा 720 का टारगेट, 638 का यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस। 0.34% का योगदान सोनाटा दे रहा है। कंसाई थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। प्रशांत के पोर्टफोलियो को हमने देख लिया। प्रदीप का पोर्टफोलियो देखेंगे तो प्रदीप ने एचयूएल को रीइंट्रोड्यूस किया है। 2850 का टारगेट, 2700 का स्टॉप लॉस। डॉक्टर लाल को कैरी किया 3550 के टारगेट के लिए, 1560 गोदरेज कंज्यूमर को ये कैरी कर रहे हैं। अब मैक्सिमम रिटर्न्स कौन कमा कर दे रहा है तो 1.49% के रिटर्न्स डॉक्टर लाल में और गोदरेज कंज्यूमर 1.32% के रिटर्न्स देता हुआ एचयूएल हल्का सा पॉजिटिव जोन में इस समय कर रहा है ट्रेड। अब लेकर आइए ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति। यहाँ पर आपको प्रदीप आगे चलते दिखाई देंगे। 6% की कमाई इधर। प्रशांत ने 3% से ज़्यादा 3.5% के रिटर्न्स कमाए हैं। कपिल शाह -1.35% के रिटर्न्स पर है। कपिल इनफैक्ट एक और ट्रेड ऐड कर सकते हैं। दोपहर में उसका जायजा लिया जाएगा जब 1 बजे मिलेंगे मिड कैप मंत्र में एक रिकैप के साथ। गुड लक टू यू जेंटलमैन। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन पर। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।